बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा रियाज़। आज की हमारी टॉप स्टोरी रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कोरोना में ख़तरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। आज भी हम जो मौजू ज़ेर बहस लाएंगे वो होगा तो कोरोना ही, लेकिन कोरोना के असरात तिजारती सरगर्मियों पर कितने हो रहे हैं, ताजिर बरादरान कितने परेशान हैं और हमारी मईशत पर इसके कितने गहरे असरात मुरतब हो रखे हैं। इस सारी सूरत हाल का हम जायजा लेंगे। इसके अलावा कोरोना के हवाले से महंगाई जो है वो जोरों पर है, अवाम परेशान है। हुकूमत बार बार कहती है कि सस्ते रमजान बाजार लगाए जा रहे हैं ताकि अवाम को रिलीफ दिया जाए और पाकिस्तानी मईशत इतनी मुतहम्मिल नहीं हो सकती है कि दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जाया जा सके। और आज की जो बड़ी खबर है वो ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। तो अब ऑपोजिशन को सोचना चाहिए है कि अब कोरोना जो जिसको ये कहा जा रहा था कि ये हुकूमत का एक पैंतरा है हमारे जलसे जुलूसों को मुलतवी करने के लिए, और ये कहा जा रहा है कि अगर ऑपोजिशन ने जलसे जुलूस मुलतवी ना किए, खास साहब ने कहा था, तो फिर हम सख्त लॉकडाउन की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये पैंतरा नहीं है, बल्कि अब बिलावल भुट्टो खुद भी पॉजिटिव हो चुके हैं, कोरोना पॉजिटिव आ चुका है उनका। तो हमें बतौर कौम हमें SOPs पर अमल करना चाहिए है ताकि हमारी मईशत का पहिया जो है वो चलता रहे। इसी तरह आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा 2 माह के लिए जो शरह सूद है वो 7% पर दोबारा से बरकरार रखने का कहा गया है। ये लॉकडाउन लगने से पहले, कोरोना आने से पहले तकरीबन 14% थी, अब इसको आधा करके 7% तक मुकर्रर कर दिया गया है। लेकिन इसके असरात एक रिलीफ तो है आवाम को, इंटरनेशनली नेशनली हमारी इकॉनमी पे इसके क्या असरात हो रहे हैं। अब अगर महंगाई की बात करें और कोरोना की वजह से जो महंगाई बढ़ी है, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर महंगाई नहीं बढ़ी है। आप सुपर पावर्स का हाल देख ले, लॉकडाउन वहां पर भी लगा है, फ्रांस का, अमेरिका का, चाइना का, जिस भी दुनिया के मुल्क आप देख ले, वहां पर कोरोना की वजह से महंगाई हुई है, कारोबार बंद हुए हैं, उनकी इकॉनमी डाउन हुई है। तो इसमें सिर्फ पाकिस्तान कसूरवार नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी का डाउनफॉल आया है। हमारी इकॉनमी को कैसे बेहतर किया जा सकता है और मजीद क्या इंप्लीमेंटेशन इस पर होनी चाहिए, आज के प्रोग्राम में हम यही डिस्कस करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपके साथ करवाती चलूँ। डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा हमारे साथ होंगी, साबिक वजीर खजाना पंजाब। इसके अलावा डॉक्टर सलमान शाह, मुशीर वजीर आला पंजाब हमारे साथ होंगे। डॉक्टर कैस असलम, माहिर मुआशियात, और सुहेल लशारी साहब, माहिर मुआशियात, मशहूर बिजनेसमैन है, वो हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद है। आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर कैस असलम साहब की जानिब आऊंगी। पहला सवाल आगे बढ़ने से पहले, जो एक आजकल हर तरफ एक मौजू बना हुआ है इजराइल के हवाले से, और ये कहा जा रहा है कि इजराइल को दबाव डाला जा रहा है पाकिस्तान पर, जिसकी बार बार वजीर आजम इमरान खान तरदीद कर चुके हैं कि ऐसा कोई नहीं है, हम इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जो मुसलमान भाई फ़लस्तीन है उसका मामला बिल्कुल वैसा ही है जैसे कश्मीर का। अगर हम फ़लस्तीन को उनकी आवाज़ नहीं बनेंगे, उनके साथ खड़े नहीं होंगे और इजराइल को एक कंट्री तस्लीम कर लेंगे, तो बिल्कुल इसी तरह हमें कश्मीर को भी तस्लीम करना पड़ेगा। तो बतौर मुसलमान, बतौर इस पाकिस्तानी कौम की हैसियत मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक कौम की आवाज़, तो हम सब इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। जो भी इस्लामी ममालिक, सऊदी अरब से भी खुफिया मुलाकातें हुई हैं जो कि इस मुद्दे में अमेरिका के साथ खड़ी हैं या फिर इजराइल के साथ खड़े हैं, बतौर मुसलमान हम इसको कंडेम करते हैं। अब अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ और मैं डॉक्टर कैस असलम साहब आपके जानिब आती हूँ। हमारे पहले तो मुआशी इशारिये बताइए। गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारा जो सरप्लस डेफिसिट है वो बेहतरीन हो चुका है, इमरान खान साहब ने लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की हैं, लेकिन दूसरी जानिब सबसे ज्यादा कर्जा भी इसी हुकूमत ने लिया है। देखें, बात ये है जी कि जब व्हेन यू हैव रीच रॉक बॉटम, तो उसके बाद देयर इज नो अदर वे एक्सेप्ट टू गो अप। जी, ये बात सही है कि जो आपने कर्जे लेके, पुराने कर्जे, तो इसको हम क्लासिकल डेट ट्रैप कहते हैं जी जी, कि कर्जे तो नेचुरली उससे शरह सूद बड़ा होगा, उसमें हमारा जो बजट अगला आना है उसमें, और पिछला भी जो है उसमें 40% से ये बढ़ के 45-46% अब सूद की और प्रिंसिपल की अदायगियों पे जाएगा, जो नेचुरली श्रिंक करेगा। अगर आपके पास पूरे टैक्स के हदफ नहीं आए तो वो श्रिंक करेगा। गवर्नमेंट की डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जी, और अगर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और ज़्यादा करने हैं तो फिर और कर्जा लेना पड़ेगा जी। दूसरी तरफ जो है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट में स्टेट बैंक की रिपोर्ट जो कह रही है वो ये है कि बेहतरी आई है, मगर उसमें भी आप देखें कि जो इंपोर्ट्स हैं उसमें आपने बहुत सीरियसली कमी लाई है, और कोरोना की वजह से भी, और नेचुरली आपकी एक्सपोर्ट्स अभी लशारी साहब से बेहतर बता सकें कि कहाँ हमारे गए, मगर जो रिपोर्ट आई है सीमेंट, उसकी एक्सपोर्ट भी हम कर रहे हैं, उसकी पैदावार अच्छी है, टेक्सटाइल सेक्टर में बड़ी तरक्की है, मगर कॉटन इंपोर्ट करके कॉटन एक्सपोर्ट करने से जो है आपका जो प्रॉफिट है वो मिनिमाइज हुआ होगा। इसी तरह आपके, बट एट द सेम टाइम
اب جو مجھے ڈائریکشن میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں چلنے کی ضرورت ہے وہ امپلائمنٹ جنریشن ہے اور گروتھ ہے. گروتھ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر سے اگر لینی ہے تو وہ ٹیکنالوجیکل اور آٹومائزیشن پہ آئے گی, ورنہ اسی پرانی انڈسٹری پہ اس لیول کی گروتھ نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. دوسری طرف امپلائمنٹ جو ہے وہ جب تک آپ میگا پروجیکٹ نہیں دیں گے آپ اس لیول پہ امپلائمنٹ جنریشن کر ہی نہیں سکتے ان دی کانٹیکسٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر گورنمنٹ نے 7% پہ رکھا ہے, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ کہیں -3.5 پہ ہوگا. کیونکہ انٹرسٹ ریٹ 7% -10% انفلیشن وہ کہیں جا کے -3 اس پہ آتا ہے ریئل انٹرسٹ ریٹ. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے اس کہ انویسٹر جو ہے اگر یہ آج سے 3-4-5 مہینے پہلے یہ کر دیتے تو شاید انویسٹر انویسٹ کرتا. ابھی انویسٹ کرے گا بھی تو کچھ سال لگیں گے. پچھلے 9 ماہ سے سر 7% پر ہی ہے. جی, بٹ دا پوائنٹ از دنیا بند ہو گئی, دنیا بند ہوگا, کاروبار نہیں چل رہا ہے. ٹھیک ہے, دیٹ از اے رائٹ ڈائریکشن ان دا کانٹیکسٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی جو کور انفلیشن ہے جو پرائم منسٹر صاحب خود کہہ رہے ہیں, اصل تو وہ ایشو آ رہا ہے نا کہ آئی ایم ایف تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اسٹیگفلیشن پہ چلے گئے. ایک طرف آپ کی اکانومی نیچے گئی ہے, ان امپلائمنٹ بڑھی ہے, دوسری طرف جو ہے وہ انفلیشن کور انفلیشن بڑھی ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے عام آدمی کی زندگی مشکل ہو گئی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کا ملک کا جو انویسٹر ہے کیا وہ پرو گورنمنٹ ہے کہ نہیں. لاشاری صاحب سے جان لیتے ہیں. لاشاری صاحب آپ بتائیے گا, چیمبر کے صورتحال کو بھی آپ بخوبی سمجھتے ہیں اور تاجر برادری کے جو صورتحال ہے وہ بھی آپ بخوبی سمجھتے ہیں, تو ہمارا انویسٹر کیا پرو گورنمنٹ ہے اور گورنمنٹ پالیسیز کے ساتھ کیا وہ خوش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, تاجر اور بزنس مین ہمیشہ ہی پرو گورنمنٹ ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے جو بھی مراحت لینی ہوتی ہے یا پالیسی لینی ہوتی ہے وہ گورنمنٹ سے ہی لینی ہوتی ہے, اور جو بھی حکومت وقت ہوتا ہے تاجر اور بزنس مین انہی کے ساتھ ہوتے ہیں. مگر جو کیسا بات کر رہے تھے نا وہ یہی ہے کہ اس وقت اگر 7% کا بھی انٹرسٹ ہو ریٹ ہو تو کوئی نہیں لینے کو تیار. آپ اگر اس وقت 3% پہ بھی دیں گے تو کوئی نہیں لے گا, کیونکہ آگے اتنی انسرٹنٹی ہے کرونا کی وجہ سے بھی اور پولیٹیکل انسرٹنٹی بھی ہے, تو وہ انویسٹر ابھی انویسٹ نہیں کرے گا. ابھی سارے لوکل انویسٹر بھی ویٹ اینڈ سی کے موڈ میں ہیں. کوئی بھی جیسے میگا پروجیکٹ کی بات ہوئی, ایون مڈل لیول پروجیکٹس بھی لوگ کرنے کو ابھی تیار نہیں ہیں, کیونکہ وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. دیکھیے, ایک طرف کرونا کی وجہ سے آپ دھمکاتے ہیں, ڈراتے ہیں کہ جی پورا لاک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے, تو پھر انویسٹر کیسے آئے گا کہ جب وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میجر لاک ڈاؤن ہوگا کہ نہیں ہوگا. مگر جو میں اور کیس صاحب آف سکرین بھی بات یہی کر رہے تھے کہ کرونا کے ہوتے ہوئے بھی زندگی کو اسی طرح رواں دواں رہنا چاہیے, کیونکہ اس نے ابھی اتنی جلدی جانا کوئی نہیں ہے, اور ہمیں اس کے ساتھ زندہ رہنے کے طریقے آنے چاہیے. اور وہ جو طریقے ہیں وہ بڑے سمپل سے ہیں کہ آپ ماسک پہنیں اور تھوڑا بہت آپ ہاتھ صاف رکھیں اور کانٹیکٹس لوگوں کے ساتھ کم از کم کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قوم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے یہ اس کا علاج ہے. علاج ویکسین جب نکلے گا تب دیکھیں گے, پھر وہ ہم جیسے کمزور ملکوں کو کب دیتے ہیں اور کب نہیں ملتا, اور پھر کون کون لگوا سکتا ہے اور اس کی قیمت کیا ہوگی. ابھی تو ویکسین جو ہے وہ آنے میں ٹائم ہے. سلمان شاہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان سے بھی جانیں گے. لاشاری صاحب, پہلے آپ جو بات کر رہے تھے, اگر گورنمنٹ پالیسیز کی بات کروں میں تو یہ جو ابھی انٹرسٹ ریٹ ہے یہ بھی 7% پر ہے. پھر آپ کے 20 دسمبر تک آپ اپنے کوئی بھی کاروبار شروع کر سکتے ہیں, سورس آف انکم نہیں پوچھا جائے گا آپ سے گورنمنٹ کی جانب سے. مطلب یہ انویسٹرز کو اپنی طرف لانے کے لیے وہ صرف کنسٹرکشن انڈسٹری کو دی گئی, یہ مراد ساروں کو نہیں دی گئی. میں اکثر اس پلیٹ فارم پہ اور چیمبر کے پلیٹ فارم سے سب کو یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو مراد ہے یہ پوری انڈسٹری کو دی جائے, کیونکہ جو کیس صاحب نے بھی بات کی کہ امپلائمنٹ جنریشن کیسے ہوگی, امپلائمنٹ جنریشن انڈسٹری کے لگنے سے ہونی ہے نا, یہ سب کو پتہ ہے. تو جو ان کو سستی بجلی, چھوٹے صنعت کاروں کو یہ بھی ایک فیصلہ تھا کہ اچھا فیصلہ ہے وہ بھی, کہ سستی بجلی دی جائے گی, آدھی قیمت پر تقریباً دی جائے گی. مطلب وہ تو تب ہے نا اپنی طرف انڈلج کرنے کے لیے گورنمنٹ کوشش تو کر رہی ہے. نہیں دیکھیں, وہ تو یہی ہے نا کہ آپ ایک جو پچھلے سال جتنی بجلی استعمال کی تھی اگر اس سے زیادہ کریں گے تو پھر تو ابھی زیادہ کے آرڈرز کتنے کن لوگوں کے پاس ہیں. دیکھیے, یہ جو بڑے بزنس مین ہیں ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں, ان کے پاس سیونگ بھی ہوتی ہیں, یہ 6 مہینے سال بیٹھ کے بھی کھا لیں گے. مگر جو چھوٹا اور منی قسم کا بزنس مین ہے, ریڈی والا ہے, وہ اس طرح بیٹھ کے نہیں کھا سکتا. اس کو
काम चलता हुआ नज़र आना चाहिए। और देखिए इससे सबसे जो बड़ी बात है, इसकी बात बड़ी आपका चैनल भी बड़ा कम करता है, वो ये है कि मेंटल हेल्थ इस वक्त आपकी कौम की क्या है आफ्टर द कोरोना। फिजिकल हेल्थ तो आपको पता ही है कि जितनी भी मरीज आ रहे हैं, जितनी भी डेथ्स हो रही हैं, मगर लोग इतने अपसेट, परेशान, डिप्रेशन में हैं इस वक्त कि भाई ये आगे क्या बनेगा, एंजाइटी की तरफ चले बहुत गए। लेवल जी, हाई जी। हुआ हुआ है। तो इस पे भी आपको बात करनी चाहिए कि इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करें, लोगों को बताएं कि भी ठीक है आप जिंदगी भी गुजारें। लशारी साहब, आप सिचुएशन देखें कि एंजाइटी और डिप्रेशन होने के बावजूद हम लोग एसओपीज पर अमल नहीं कर रहे, फिर ये भी एक रुख देखे तस्वीर का। देखिए ये बहुत बड़ी ट्रेजिक बात है कि हम somehow the other, एक सिंपल सा असूल है कि आप मास्क पहने और एक डिस्टेंसेस रखें। अगर मैंने इस वक्त मास्क नहीं पहना हुआ तो ऑब्वियसली मैं चाहता हूं कि मुझे लोग देख भी सकें, और दूसरी बात है कि हम एक डिस्टेंस पे भी बैठे हुए हैं, मगर उसके बावजूद बाज़ारों में, मार्केट्स में, मॉल्स में, हर जगह somehow the other I fail to understand कि एक आम आदमी और अच्छा भला पढ़ा लिखा भी आदमी कम से कम मास्क ही पहन ले, चलो और कुछ नहीं कर सकता। पढ़े लिखे लोग भी इसका जो है वो जिसे कहना चाहिए उन एसओपीज पर अमल नहीं कर रहे हैं। वो चले अनपढ़ तो कह ही रहे हैं ना, कोरोना नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग मैंने भी देखे हैं जो ख्याल नहीं कर रहे हैं। वो यही बात है कि अगर सख्ती की जाएगी तो ही मास्क का इस्तेमाल किया जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, हम कब तक, हमारी इकोनॉमी क्या इतनी स्ट्रांग है? ऑब्वियसली हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, अभी तरक्की पजीर ममालिक में शामिल होते हैं हम, तो तरक्की पजीर मुल्क होते हुए हमारी इकोनॉमी किस तरीके से, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट अपनाए तो हम स्टेबल हो सकते हैं, एटलीस्ट कोरोना की सिचुएशन में हम जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। हमारी जो जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, लशारी साहब कह रहे थे, लोग भूख अफलास से मर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम बड़ी सिंपली अगर मैं डिफाइन करूं, इट इज़ oil importing, highly indebted, fragile economy. इसकी 80% लोग जो हैं वो 1000 रुपए रोज से कम कमा रहे हैं। जी जी जी। इसके 10-15% जो लोग हैं मिडिल इनकम के, वो शायद 5 से 10 हज़ार रुपए रोज के कमाते हों, और ऊपर 5-6% हैं जो एक्चुअली क्राइसिस में भी पैसे बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इररिस्पेक्टिव कोई भी गवर्नमेंट आई है इस मुल्क में, उनका जो विजन रहा है वो ऊपर के वो 6-7-8% को सपोर्ट करना है। मेरा ये ख्याल है कि जब तक आप इनडायरेक्ट टैक्सेस कॉरपोरेट सेक्टर को भी, इंडस्ट्री को भी और लोगों को भी नीचे नहीं लाएंगे, आप जो है लोगों का हाल भी नहीं बेहतर होगा। कंजम्पशन बढ़ानी है। टैक्सेस पे जी, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात मैंने की। डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा देने चाहिए, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करने चाहिए। ये जो 17% से बहुत ड्रास्टिकली कम करने चाहिए इस एटलीस्ट। आपने बिजली की बात की तो गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम इन फेज बिजली बढ़ाएंगे। आज गवर्नमेंट ने ये कहा है, तो वो कहाँ गया कि जी हम एक तरफ कह रहे हैं कि बिजली सस्ती देंगे, नहीं बिजली बढ़ा रहे, कीमत बढ़ा रहे हैं। बिजली भी देखें, कोर इन्फ्लेशन में फूड इन्फ्लेशन भी आती है और कोर इन्फ्लेशन में एनर्जी भी आती है जी। अब आप देखें हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी है। चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है, और हमारे मुल्क में डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी है, क्योंकि ऊपर के जो तबके हैं उनके पास बहुत पैसा है। हाँ, बिल्कुल ठीक। अब एक तरफ मैंने आपसे अर्ज की कि जो है, दूसरी तरफ बहुत ज़रूरी है कि इनपुट प्राइसेस जो हैं उनको कम किया जाए। वहाँ आपको सीरियसली टैक्सेशन जो है वो कम करनी पड़ेगी अगर आप इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म जो है वो दो चीज़ों पे कोई भी इकोनॉमी डिपेंड करती है। लॉन्ग टर्म एक प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, हम अभी बिल्कुल नहीं है इस मुल्क में। अब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की तरफ हम जा नहीं सकते। डॉक्टर साहब, दूसरा आप टैक्स पेयर की बात कर रहे थे। हमारे यहाँ पे खान साहब खुद फरमाते हैं कि हमारे पास टैक्स पेयर 98 में से सिर्फ 99% लोग उस जो 1% तबका टैक्स दे रहा है उसके बेस पर चल रहे हैं। तभी तो कोई, मैं आपसे अर्ज करूँ 32 मिलियन 2017 के सेंसस के तहत हाउस होल्ड्स हैं, उसमें से 80% निकाल दें, ठीक है, तो बाकी कुछ 8-9 मिलियन रह जाते हैं
हाउस होल्ड जिनको जो टैक्सेबल हो सकते हैं, हमारे अभी भी टैक्स फाइलर जो हैं वो 2-2.5-3 मिलियन तक आए। सारी कोशिश से अभी भी 5-6 मिलियन लोग हाउस होल्ड जो है वो टैक्सेबल हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आपकी जो मशीनरी है वो नाकस है। बट एट द सेम टाइम देखना ये है कि वो जो पैसा आया है, इसीलिए तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे डिपेंड कर रहे हैं, वो जो पैसा आया है उसको स्पेंड कैसे करना है। बिल्कुल ठीक है। अब आपका जो बजट है उसमें आप अगर एक बहुत बड़ा हिस्सा वो 40% हो या 50% हो वो आप पुराने कर्जे वापस करने पे लगा देंगे तो मुल्क पे क्या खर्च होना तो वो कर्जे वापस करके ही तो हम कह रहे हैं कि हमारा सर्कुलर डेफिसिट। आई थिंक कहीं ना कहीं मॉरेटोरियम होना बहुत जरूरी है। जब दुनिया ये मान रही है कि ये पैसा चोरी होके इस मुल्क से बाहर गया हुआ है, तो दुनिया से हम ये भी तो कह सकते हैं कि 4-5 साल तक हमें आप ये रिस्पाइट नहीं शायद दी भी है। हाँ। इस कोरोना के ज़माने में हम मिली भी है वो रिस्पाइट। वो पैसा जो है वो सीरियसली वाटर रिजर्वायर्स पे खर्च होना चाहिए। हमारी एग्रीकल्चर को सीरियसली वाटर चाहिए। वो सी पैक से हम जो बिजली पैदा करना चाहते थे उसको बहुत बढ़ाना चाहिए इन दी कॉन्टेक्स्ट। और नेचुरली हमारे जो 2-3 पोर्ट्स हैं उनके साथ जो एक्सपोर्टेबल, अब जो मजे की बात यह है कि आपके साथ चाइना बैठा है जिसके साथ आपने बहुत अच्छे एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, लेकिन उन पे भी सवालिया। बिल्कुल ठीक है। नईम मीर साहब, डॉक्टर साहब नईम मीर साहब ताजिर बरादरी से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। नईम साहब फरमाइएगा, ताजिर बरादरान क्या कहते हैं, क्या खुशहाल हैं? अगर लॉकडाउन की तरफ हुकूमत चली जाती है तो फिर क्या आप ताबुन करेंगे? लॉकडाउन की तरफ हुकूमत जाएगी तो मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब तो खुद ही कह चुके हैं कि वो कारोबार तो बंद करने का इरादा नहीं रखते, तो लिहाजा अब तो इस हवाले से तो ताउन या आदम ताउन का तो सवाल नहीं पैदा होता। हाँ, जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको इख्तियार करने के हवाले से हर पाकिस्तानी को, ताजिर को, वकील को, हर खासो आम को जो है वो ताउन करना चाहिए। रियासत के साथ मास्क पहनने चाहिए, फासला रखना चाहिए ताकि ये कोरोना की वबा। कितने परसेंट ताजिर इस पर अमल कर रहे हैं? जितने परसेंट अवाम कर रहे हैं, जितने परसेंट मीडिया कर रहे हैं, जितने परसेंट जो है वो हुकूमती एहलकार कर रहे हैं, तो हम सारे इसी कौम का हिस्सा है ना। तो जितना आप कर रही है, जितना मैं कर रहा हूँ, सारे उसी पर सारे कर रहे हैं हम अमल। मतलब कि ना ही समझे? नहीं, मतलब ये नहीं कि ना समझे, मतलब ये है कि इस नैरेटिव को और आगे प्रमोट करने की और अवेयरनेस देने की जरूरत है और मुसलसल अवेयरनेस देते जाने की जरूरत है और लोगों को बताने की जरूरत है। इसका और हल नहीं है आपके पास कोई ना, और आपके पास तरीका नहीं है कोई। यहाँ तो फिर कानून बना दें कि जिसको कोरोना होगा उसको हम उसके एहतियात होने के बाद 1 महीना जेल में डाल देंगे। अच्छा। क्योंकि कोरोना जो है ना उसकी बेहतियाती की वजह से हुआ है। मतलब कि सारे तो कोरोना जो बाकी कैदी हैं उनको भी कोरोना हो जाए? नहीं, आप बात नहीं, मेरी बात सुनिए। जी बताइए। जिसको कोरोना होगा ना, जिसको कोरोना हो जाएगा, यहाँ कानून बनाने जब उससे एहतियात हो जाएगा ना, तो फिर उसको 1 महीना अंदर डाल दिया जाएगा। तो उसे कोरोना हुआ क्यों? क्योंकि उसने एहतियात नहीं की ना। तो यहाँ तो इस तरह का कोई कानून बना दे फिर, क्योंकि आपके पास तो और कोई चारा नहीं, आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो ऐसा ना करे कि नईम साहब बजाय जेल में डालने की उनको फाइन करे, पैसा जिसकी जेब से निकलता है उसको दुखता है। चलो दोनों सूरतों में कर ले आप, 1 महीना जेल डाल दे उसको और 1 महीने आप लोग सड़कों पे तो नहीं आएंगे फिर? हम नहीं मानते हुकूमती ये मुतालबात। नहीं, जिसको कोरोना होगा मैं ये कह रहा हूँ, और जो सेहतयाब हो जाएगा, बच जाएगा, उसको बाद में जेल में डाल दें। यही एक तरीका फिर। तो आप फिर एहतजाज में तो आप सबसे आगे होते हैं, आपके कहने पे पूरा लाहौर एक कॉल पर बंद हो जाता है। फिर आपने अगर एहतजाज पे आ गए? एहतजाज हमने तो एहतजाज करते हैं हम अपने कारोबार की बहाली के लिए, कारोबार को चलाने के लिए, लेकिन ये इंतहाई सेहत का मामला है और मैं समझता हूँ कि सेहत के मामले पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और एहतियाती तदाबीर जो है ना इसको इख्तियार करने के हवाले से जहाँ तक भी कोशिश की जा सके करें, लेकिन अच्छा, मैं कहूँगा कारोबार बंद ना करें। कारोबार बंद ना करें। नईम साहब लास्ट में मुझे ये बता दीजिएगा, क्या आपने बजाते खुद ताजरों की रहनुमाई के लिए कुछ सेमिनार मुनक्किद किया हो या उनको आगाही के लिए मुफ्त में मास्क, सैनिटाइजर्स तकसीम किए हो? बहुत कुछ किया जी। पिछली जो लहर आई थी, पता नहीं आपके टीवी कैमराज ने भी तो कवर किया था, आपने देखा था। हमने तो बहुत कुछ किया इस हवाले से, लेकिन असल में ना गवर्नमेंट जो है ना, मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट और रियासत अपना नैरेटिव अवाम में बिल्ड नहीं कर पा रही कोरोना के हवाले से। ये बहुत बड़ी नाकामी है रियासत की, और ये सोचने वाली बात है कि अगर मीडिया भी इतना सपोर्टिव हो और हम भी सपोर्ट कर रहे हों और साथ निकले हों
तो फिर ये गवर्नमेंट जो है ये मनहूस गवर्नमेंट ही होगी ना। इतनी मनहूस गवर्नमेंट हमने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी कि बीमारी भी सर उठा रही हो, लोगों की मौतें भी हो रही हो और हेल्थ केयर सिस्टम भी बैठ गया, और लोग जो है हुकूमती बयानिए पर जो है कोरोना वायरस के हवाले से बिल्कुल भी एतबार ना करें। तो इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत और कौन सी हो सकती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हुकूमत पर उन्होंने तनकीद की है। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ हमने जाना है, ब्रेक के बाद हम मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद बोलेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले लाशारी साहब, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि हमारी इकोनॉमी की जो सूरत हाल है और स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस हवाले से बता रहे थे, आपने भी वही चीज़ हाईलाइट की कि गवर्नमेंट उस वक्त आवाम को रिलीफ दे रखी है या बिजनेस सेक्टर को रिलीफ दे रही है जबकि सब कुछ मुंजमद है, ना वो कुछ बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं ना वो अपनी चीज़ें बाहर भेज सकते हैं। तो फिर इस रिलीफ का, नाम नहाद रिलीफ का क्या फ़ायदा? देखिए, इस रिलीफ का चलिए एक साइकोलॉजिकल फ़ायदा तो है ना, मगर उसमें भी हमें अब इस वक्त एग्रीकल्चर पे थोड़ा सा जोर देना चाहिए कि वो हमारी इंडिजिनस है और वो भी हमारी, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन भी हो रही है, तो हमें कम से कम अपनी डिमांड का तो पता होना चाहिए और फिर उसके मुताबिक ग्रोथ हो और उसके मुताबिक हम मॉडर्न टेक्निक से इस्तेमाल करें। और उसके अलावा जैसे आप बात कर रहे हैं, ये वो मुल्क है जहाँ पर यही नहीं पता था कि हमारी आबादी के मुताबिक हमें गंदम कितनी चाहिए। यही तो मैं बात कर रहा हूँ ना जी, कि ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए दौर सैटेलाइट का है, आप पटवारियों पर डिपेंड नहीं कर सकते। आप सैटेलाइट से देखें कि आपकी ग्रोथ क्या हो रही है, और इवन सैटेलाइट से आपको मौसम का भी पता चल जाता है कि बारिश कब होनी है और मौसम कब ख़राब हो सकता है। तो अब वो बात नहीं रही है, मगर अगर हम उन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं तो तब देखिए इस वक्त हम IMF के शिकंजे में हैं। IMF ने हमें $6 बिलियन का कहा और अभी तक हमें $1.5 बिलियन मिला है, और फिर 6 महीने से वो मुजमिद है और नेगोशिएशंस अब दोबारा शुरू होनी है। मैं समझता हूँ कि इसको यहीं फ्रीज कर देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो आपसे वो शर्तें मनवाते हैं जो कि आपके काबिल कबूल होती ही नहीं। अब अगर आप उनसे मज़ीद नेगोशिएट करेंगे तो पहले उन्होंने कहना जी बिजली की कीमतें बढ़ाएं, फिर उन्होंने कहना कि टैक्सों की मद में आप लेकर जाएं, और फिर गैस की कीमत बढ़ाएं। हमारे पास जो चीज़ नहीं है वो उसी पे ही जोर देते हैं। ठीक है, हमने उनका कर्जा वापस करना है और हमने इस मामले में हमें सऊदी अरेबिया ने भी घेरा, और अब तो ओपन सीक्रेट है कि उन्होंने $1 बिलियन वापस मांगा और प्री मेच्योर मांगा, और हमने 4 माह पहले ही उनको वापस किया चीन से लेके। तो ये जो शिकंजी हैं ना जी, ओवरऑल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो इस रीजन में पॉलिटिक्स हो रही है, उसका भी एक इस वक्त बहुत मेन वजह है कि पाकिस्तान अपने आप को कंस्ट्रेंट फील कर रहा है। CPEC भी कभी कुछ लोग कहते हैं होल्ड में चला गया है, कोई कहते हैं जी हो रहा है, मगर अभी उस पर भी कुछ समझ नहीं आ रही। ऑल्दो चाइना स्टिल कंट्रोवर्शियल तो बनाया जा रहा है, कंट्रोवर्शियल तो बनाया जा रहा है। बल्कि CPEC पे एक स्टेटमेंट भी है, कहा यह जा रहा है कि जी तकरीबन 23 लाख नौकरियां मिलेंगी अगर CPEC बन जाता है। तो ये भी शिबली फराज साहब फरमा रहे हैं। देखिए कितने अरसे से CPEC को हम गेम चेंजर और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, तो ये अरसा दराज हो गया। अब तो 2013 का ये प्रोग्राम था, फिर अभी तक ये 2020 आ गया है। तो हमें अब तक गवादर को अभी कहने की पहला वहाँ से कंटेनर एक आया है जो चाइना जाएगा, और ये इस वक्त कह रहे हैं जी कि गवादर की सूरत हाल है। तो हमें बड़ा फास्ट ट्रैक पे ये काम करना चाहिए। ऑल्दो जैसे कोरोना है उसके बावजूद जो विद इन द कंट्री काम हो सकते हैं वो तो हो सकते हैं ना जी, और हमें उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त विल चाहिए टू डू दैट। सिर्फ कह देने से कि जी GDP ग्रोथ रेट देखें क्या होगा, अभी भी माइनस में जाएगा इस साल, मतलब कि -0.4 ये कह रहे हैं, देखिए क्या होता है। इसी तरह दूसरी बाकी के जितने भी इंडिकेटर्स हैं, अगर आप इंपोर्ट कम करके कहें जो डिफिसिट कम हो गया तो वो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इंपोर्ट आप वो चीज़ें करें जिनसे आप वैल्यू एडिशन करें और उससे आप इंडिजिनस चीज़ें बनाएं और फिर उसको एक्सपोर्ट करें। तो वो इंपोर्ट होनी ही होनी चाहिए, मगर हर इंपोर्ट पे इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं तो लोगों ने, चूंकि आगे से फिर सेल नहीं है तो लोगों ने इंपोर्ट ऑटोमेटिकली कम कर दी है। तो इसलिए ये कोई ऐसी खुशाइन बात नहीं है कि जी हमारा डिफिसिट कम हो गया है और ऐसी बात हो गई। अलबत्ता लोन लेके प्रोडक्टिव काम करने चाहिए जो अर्निंग हैंड हो, ताकि उससे फिर लोन वापस किए जाए। यही बात डॉक्टर साहब कर रहे थे। डॉक्टर साहब 2021 में क्या इन्फ्लेशन, ये महंगाई क्या कम होगी? नहीं, देखें
جہاں ہماری اکانومی کھڑی ہے اس پہ ایک جس کو کہتے ہیں آپٹمسٹک ہونا خود ایک آپٹمزم ہے ان دی کانٹیکسٹ. لوگ پروڈکٹیو نہیں ہیں, ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں. جو چھوٹے چھوٹے کاروبار تھے اب کل آپ نے ریسٹورینٹس بھی بند کر دینے ہیں, شادی ہال آپ نے بند کر دیے, تو وہ کنزمپشن ہوگی تو پروڈکشن ہوگی ان چیزوں کی. ان اے وے ٹھیک ہے, وہ ایکسپورٹیبل آئٹمز جس کے کانٹریکٹس ہیں وہ شاید ابھی آپ کی گروتھ کے اندر کچھ دے رہے ہوں, بٹ نہ انفلیشن کم ہو سکتی ہے ان دی کانٹیکسٹ, اسپیشلی کور انفلیشن تو بالکل نہیں ہو سکتی, اور نہ ہی آپ کی مطلب 2021 میں بھی ہم کوئی اچھی خبر کی امید نہ رکھیں. ایک بات جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ جو نیچرل ریٹ ہے وہ کوئی 3 ملین لوگوں کا ان امپلائمنٹ کا ہوتا ہے, مگر اس کے ساتھ کووڈ 19 کی وجہ سے کوئی 2-3 ملین لوگ ان امپلائڈ ہوئے, تو یہ 6 ملین پہ چلا گیا. اور پھر تیسری بات جو کوئی نہیں کہہ رہا وہ یہ ہے کہ ہر سال آپ کے 2 ملین بچے 17 سے 18 ہو جاتے ہیں, اڈلٹ ہو جاتے ہیں, ان کو جابز چاہیے. یہ 8-9 ملین ہے, تو جو تھیوری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ ایوری 1% ان امپلائمنٹ اوور دی نیچرل ریٹ gives you a GDP decrease of 2%. بالکل ٹھیک ہے. تو اب 3 ملین سے جب آپ 9 ملین پہ چلے گئے تو جی ڈی پی تو آٹومیٹکلی مائنس میں آ گئی, پہ جو پریشر آنا ہے وہ آئے گا ہی. سیونگ ریٹ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی جو رائٹلی سو آپ نے نیچے لے کے آئے ہیں انٹرسٹ ریٹس, تو اس نے سیونگز کو کم کرنا ہے, انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو انویسٹمنٹ ہے اب آپ ڈپینڈ کر رہے ہیں فورن انویسٹر پہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا اور چائنا جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں 2 ملک, اور ادھر سینٹرل ایشیا جو بیٹھا ہے, وہاں انٹرسٹ ریٹ آپ سے زیادہ کم ہیں, وہاں وومن پارٹیسپیشن ان اکانومی آپ سے زیادہ ہے, وہاں ورک ہیبٹس آپ سے بہتر ہیں, 8 آور آنیسٹ ورک, وہاں پروڈکٹیوٹی, وہاں بجلی کی فراہمی, وہاں یہ ساری جو لوازمات ہیں لیول پلینگ فیلڈ آپ کو دے رہے ہیں نا, تو obviously اسی وجہ سے ایز آف ڈوئنگ بزنس صرف یہ نہیں ہے کہ جی آپ آ کے کھول لیں ون ونڈو آپریشن. ایز آف ڈوئنگ بزنس تو یہ ساری چیزیں مل کے آتی ہیں نا. ایگزیکٹلی. تو پھر رزاق داؤد صاحب, حفیظ شیخ صاحب, یہ پھر کیا کر رہے ہیں اکانومی کی اگر انہیں اتنی سمجھ نہیں ہے اس پہ کہ جی جو وابڈا کا لائن مین ہے, جو پانی کا بندہ ہے, جو ٹیکس کلیکٹر ہے, یہ اتنے سارے جو شعبے ہیں اس پہ آپ ڈپینڈنٹ ہیں. آپ رشوت دیتے ہیں یا آنیسٹلی کام کرتے ہیں یا کہیں نہ کہیں وہ آپ کو پھنساتے ہیں. تو ان دا اینڈ آف تھنگس لشاری صاحب بہتر بتائیں گے کہ وہ ایز آف دی ڈوئنگ بزنس گورنمنٹ تو شاید پالیسی بنا دیتی ہے, بٹ ایٹ آن دی گراؤنڈ لیول وہ ایس ایم ایز کے خلاف ہے. تو پھر آپ گروتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے پیچھے بھی ڈاکٹر صاحب مافیاز ہیں نا. دیکھیں جی, مافیا کو میں کہنے لگا, آپ کی جو سب اسٹینڈرڈ ڈومیسٹکلی پروڈیوس کار کی گروتھ ہو رہی ہے, مگر آپ بیٹر پروڈیوسڈ دنیا کی کار اجازت ہی نہیں دے رہے. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. اس کے یہی بات میں کہ مافیاز ہیں اس کے پیچھے, اور مافیاز کا ذکر زبان زد عام ہے, ہر کوئی ذکر کرتا ہے, خان صاحب خود بھی کہتے ہیں, لیکن مافیاز کو پکڑتا کوئی نہیں. لشاری صاحب اوور ٹو یو, کیا کہیں گے؟ آخر ہماری اکانومی کی اتنی بری صورتحال, تاجر ناراض ہیں اور حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ جی بہتری ہم کر رہے ہیں, مافیاز کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, مافیاز کام نہیں کرنے دے رہے. اکثر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ لیکن اب ہم کام کر رہے ہیں, مافیاز کو پکڑیں گے. لاہور کے اندر جو پراپرٹی کے قبضے کرتے تھے, قبضہ مافیا کے پیچھے بھی یہ جا رہے ہیں. اب دیکھیے حاصل وصول کیا ہے, رزلٹ کیا ہے؟ ایک ایس ایچ او نے مجھے بڑا پرانا کہا کہ میرے علاقے میں, اس نے مجھ سے سوال کیا کہ سب سے بڑا بدماش کون ہے. اچھا. تو میں نے کہا جی آپ کو ہی پتا ہوگا. تو اس نے اپنے ایسے ہاتھ مار کے کہا کہ علاقے کا سب سے بڑا بدماش میں ہے. تو بات یہ ہے, اس کا مطلب یہ کہنے کا کہ حکومت سے تگڑا کوئی نہیں ہوتا. حکومت اگر میرے الفاظ کو ٹویسٹ نہ کیا جائے تو سب سے بڑا مافیا ہی حکومت ہے. مافیا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ the one who can impose his will upon the others. گاڈ فادر کی کتاب میں اس کی یہی ڈیفینیشن ہے, کیونکہ میں نے وہ 19 دفعہ پڑھی ہے. اچھا. تو دا مافیا وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں پہ حاوی ہو سکے, لیگلی اور انلیگلی. اور حکومت جو ہے وہ لیگلی حاوی ہوتی ہے. تو لیگل سسٹم کے
के नीचे तो कोई माफिया होता ही नहीं है। जिस दिन हुकूमत समझ ले कि किसी चीज़ को हमने कंट्रोल करना है, चाहे वो बड़े से बड़ा बदमाश हो, देखिए हमने टेररिज्म पे काबू किया ना, हुकूमत से तगड़े तो नहीं निकले ना वो टेररिस्ट भी। तो हुकूमत अगर चाहे, हाँ हुकूमत कैसे चाहे और क्या पॉलिसीज होनी चाहिए। लशारी साहब एक ब्रेक की तरफ जाना है, नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हम बात तो कर रहे हैं इकोनॉमी के हवाले से, और मैंने इंट्रोडक्शन में अपने गेस्ट का तारुफ भी करवाया था। डॉक्टर आयशा घोष पाशा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन करना था आज के प्रोग्राम में, और डॉक्टर सलमान शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन करना था, लेकिन मेरी टीम लगातार उनको कॉल करती रही और वो इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सके हैं। अपोजिशन और हुकूमती मौक़िफ़ हमने जानने की कोशिश की थी, लेकिन आज के वो पूरे 1 घंटे में हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बने हैं। खैर एनीवेज, लशारी साहब ओवर टू यू। आप कुछ कह रहे थे माफियाज के हवाले से, और आपने कहा था कि सबसे स्ट्रांग लॉबी और सबसे स्ट्रांग माफिया अगर कोई है तो वो हुकूमत है। अगर हुकूमत है तो फिर हमारे सरकारी इदारे जो हैं, ये हुकूमत जो है, फिर जो वो माफियाज हैं उनको कंट्रोल करने में क्यों नाकाम है? देखिए, मैं जहाँ से बात अपनी ख़त्म की थी और फिर ब्रेक आ गए, वो ये था कि हुकूमत ऑल पावरफुल होती है। हुकूमत और के अलावा आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। जितना मर्जी बिजनेसमैन हो, जितना मर्जी वो बदमाश हो, गनमैन हो, जो मर्जी हो। उसकी मैंने मिसाल टेररिज्म की भी आपको दी कि हमने उस पर काबू पाया। तो असल बात ये है कि जो इकनॉमिक हिटमैन है ना हमारे मुल्क में, उन्होंने एक लॉबीज़ बनाई हुई हैं। आपका कार्टल बना हुआ है सीमेंट का, सरिये का, फिर कारों का। अब जब भी कोई रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो ये जो माफिया इनको कह लें या लॉबी कह लें, ये उस वक्त सरगर्म अमल हो जाती है और फिर वो आपको करने नहीं देती। अभी भी आप रिसेंटली भी ये देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी आनी थी, आज से 6 महीने से ये सिलसिला चल रहा है और अभी तक आ रही है, यही कह रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी। ठीक है लशारी साहब, आपका पॉइंट आ गया। लास्ट मिनट है डॉक्टर साहब, लास्ट में आपका क्या कमेंट होगा? मेरा ये ख्याल है कि तीनों हम पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक प्लेयर्स हैं, जिसमें नंबर 1 गवर्नमेंट है, वो बड़ी सीरियसली ड्रास्टिकली प्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कर ले, प्रो रेवेन्यू पॉलिसीज़ ना रखे। दूसरा प्लेयर इंडस्ट्री है, वो बड़ी सीरियसली अब इम्प्लीमेंट की जरूरत है हमें। और तीसरा जो लेबर फोर्स और सोशल सेक्टर है, वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी 8 आवर्स अदा करे। बहुत शुक्रिया, मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।